एक वक्त था जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अमेरिकन साइंटिस्ट ईरान में काम करते थे, ईरानियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ते थे। दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के सपोर्ट करती थी। फिर एक बात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया और आज ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा है, प्रॉक्सी वॉर्स चल रही है, हर महीने कुछ ना कुछ नया इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन ये दुश्मनी सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं है, ये आइडियोलॉजी की वजह से है, ये ऑयल की वजह से है। आज TCU पे हम बात करेंगे उस कहानी की जो न्यूज़ चैनल नहीं बताते, वो सच जो हिस्ट्री बुक्स में छुपा है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान, दुश्मनी की असली कहानी। तो बात है 1951 की। ईरान एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था इसमें, मोहम्मद मोसद्देगाह। यह आदमी अपने लोगों से प्यार करता था, ईरान की गरीबी देख के दुखी होता था और एक सवाल पूछता था उसने, हमारी ज़मीन का तेल हमारा क्यों नहीं है? ईरान का तेल अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। एंग्लो ईरानियन कंपनी AIOC ये ब्रिटिश कंपनी थी जो ईरान का पूरा ऑयल कंट्रोल करती थी। आज इसका नाम BP ब्रिटिश पेट्रोलियम है। डील क्या थी? ईरान का तेल निकालो, रिफाइन करो और बेचो। प्रॉफिट का सिर्फ 16% ईरान को दो, बाकी 84% ब्रिटिश कंपनी को जाता था। सोचो, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा तेल, तुम्हारे वर्कर्स, और प्रॉफिट का 84% कोई और ले जाए। मोसाद्देग ने ये देखा, कहा नहीं। उन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट में बिल पास करवाया, ईरान का तेल नेशनलाइज कर दिया गया। अब ये तेल ईरान का था, ईरानियन लोगों का था। ऑपरेशन एजैक्स CIA का सबसे बड़ा काला है। लंदन और वॉशिंगटन में अलार्म बज गई। ब्रिटिशर्स ने कहा हमारा पैसा गया। अमेरिका ने सोचा अगर ईरान ये कर सकता है तो वो कल सोवियत यूनियन के साथ चला जाएगा। कोल्ड वॉर चल रही थी, कम्युनिस्ट रशिया का डर था। तो US और UK ने मिलकर एक प्लान बनाया, सीक्रेट प्लान, ऑपरेशन एजैक्स। CIA डायरेक्टर केरमिट रूजवेल्ट जूनियर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का पोता था, पर्सनली ईरान गया ऑपरेशन रन करने के लिए। CIA ने क्या किया? ईरानियन न्यूज़पेपर को पैसा दिया, मोसद्देग के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाया, वहाँ के धर्मगुरुओं को पैसा दिया, रिलीजियस रिवॉर्ड्स करवाए, आर्मी ऑफिसर्स को पैसा दिया, पॉप सपोर्ट के लिए, हायर्ड मॉब्स को सैकड़ों सड़कों पर लाए दंगे करवाने के लिए। 19 अगस्त 1953 में ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट CIA ने गिरा दी। मोसद्देगाह को अरेस्ट किया गया, उन्हें घर में बंद कर दिया गया लाइफ के एंड तक। उनका कसूर क्या था? उन्होंने अपने देश का तेल अपने लोगों के लिए मांगा था, बस। 2013 में CIA ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, हाँ हमने 1953 का कोप करवाया था। 60 साल बाद सच एक्सेप्ट किया, जब जनरेशन बदल चुकी थी। शाह, अमेरिका का पपेट। उसके बाद शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को पावर में लाया गया। शाह एक मॉडर्न रूलर थे, वेस्टर्न क्लॉथ्स, वेस्टर्न पार्टीज, वेस्टर्न आइडियाज़, अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड। शाह ने अमेरिकन कंपनीज को ईरानियन ऑयल से कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। अमेरिका ने शाह को वेपन्स दिए, मिलिट्री ट्रेनिंग दी और फुल पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। लेकिन एक चीज़, वो थी सवक, शाह की सीक्रेट पुलिस। जो कोई भी शाह के खिलाफ बोलता अरेस्ट होता, टॉर्चर किया जाता और गायब हो जाता। हज़ारों ईरानियन जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियन सवक के टॉर्चर चैम्बर्स में गए, वापस कभी नहीं आए। और ये सब अमेरिका जानता था, अमेरिका उसे सपोर्ट करता था क्योंकि शाह से तेल मिलता था और तेल सबसे इम्पोर्टेंट था। 1979, 26 साल की सप्रेस्ड रेज, 26 साल का टॉर्चर, 26 साल की गरीबी, जबकि ऑयल्स बिलियंस ऑफ बाहर जा रहा था। फूट पड़ी एक रेवोल्यूशन जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी। मिलियंस ऑफ ईरानियन सड़कों पर आए, शाह के रेजिम में एक हफ्ते में ढह गए। शाह देश छोड़ के भाग गया। फरवरी 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी जो 15 साल से एक्साइल में थे, वापस आए, ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। 1979 ईरानियन स्टूडेंट्स ने US एम्बेसी में तेहरान में अटैक किया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को पकड़ लिया। 444 दिन तक ये लोग होस्टेज रहे। अमेरिका ने कुछ नहीं किया, अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाया। यह अमेरिका के लिए ह्यूमिलिटेशन था, सबसे पावरफुल देश, और वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया था। शाह ने अमेरिका से मेडिकल ट्रीटमेंट मांगा, इसलिए अमेरिका ने उन्हें अलाउ किया। ईरानियंस का डिमांड था शाह को वापस भेजो, हम हॉस्टेजेस को रिलीज करेंगे। अमेरिका ने शाह को वापस नहीं भेजा, हॉस्टेजेस क्राइसिस कंटिन्यू रखा। जनवरी 20, 1981 एक्जैक्टली जिस मिनट रोनाल्ड रीगन ने प्रेसिडेंट की ओट ली, उसी मिनट हॉस्टेजेस रिलीज हुए। कोइंसिडेंस? हिस्ट्री जज करती रहती है। जब डायरेक्ट वॉर नहीं करते तो क्या करते? सैंक्शंस। अमेरिका ने ईरान पे दुनिया के सबसे हार्श, सबसे खतरनाक सैंक्शन लगाए हैं। ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सेस,
टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मेडिसिन इंपोर्ट्स, ये सब बंद कर दिया गया। रिजल्ट क्या मिला? ईरानियन राइल्स की वैल्यू 80% से ज़्यादा गिर गई। इन्फ्लेशन 40 to 50% तक पहुंची। मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज हो गई। मिडिल क्लास प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सैंक्शन गवर्नमेंट पे नहीं लगे थे, ये सैंक्शन कॉमन उन लोगों पे लगे थे, उस देश के लोगों पे। वो डॉक्टर जो कैंसर पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता था क्योंकि मेडिसिन इंपोर्ट बंद हो चुकी थी। वो इंजीनियर जो एयरप्लेन रिपेयर नहीं कर सकता था क्योंकि पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। 2012 से 15 के बीच ईरान की जीडीपी 15% से ज़्यादा श्रिंक हुई, सिर्फ सैंक्शन की वजह से। किसी भी वॉर से ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईरान ने एक अलग गेम खेला, प्रॉक्सी वॉर। डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट वॉर में दोनों तरफ भारी नुकसान होता है, तो दोनों ने एक अलग तरीका चूज़ किया, प्रॉक्सी वॉर। मतलब अपनी तरफ से लड़ने के लिए दूसरों को खड़ा कर दो, पैसा दो, वेपन्स दो, ट्रेनिंग दो, लेकिन ऑफिशियली तुम इन्वॉल्व नहीं होगे। अब ईरान का प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क ज़रा समझते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान का सबसे पावरफुल प्रॉक्सी 1982 में ईरान ने बनाया। लेबनान और इसराइल की बॉर्डर पे इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन करता है। हमास पैलेस्टीनियन ग्रुप ईरान के वेपन्स और फंडिंग देता है। हुतीस यमन में ये हुतीस रिबल्स ईरान का सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ता है। रेड सी में शिप्स पे अटैक करता है। PMF इराक मिलिशिया ग्रुप्स ईरान ने ट्रेन किया है इनको। अमेरिकन ट्रूप्स पे अटैक करते हैं ये। अब अमेरिकन प्रॉक्सी वॉर्स नेटवर्क जानते हैं थोड़ा सा। इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा अला है। अमेरिकन वेपन्स, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल सपोर्ट सब मिलता है। सऊदी अरेबिया ऑयल का सबसे बड़ा पार्टनर, आर्म डील्स वर्थ बिलियंस। UAE, जॉर्डन, बहरीन रिलीजनल अलाइज, मिलिट्री बेसिस, इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो पिक्चर क्या है? एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सीज, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाइज, बीच में मिडिल ईस्ट के कॉमन लोग जो ना ईरान ने चुने ना अमेरिका ने, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की। ये जब बंद हो, ईरान का सबसे बड़ा वेपन, दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है। अगर ईरान ये बंद करे तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ओवरनाइट डबल हो जाएंगे। इंडिया, जापान, यूरोप सब अफेक्टेड। यही वजह से US नेवी हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहती है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। 1953 के बाद जब शाह पावर में था, अमेरिका ने ईरान के साथ एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया था। 1957 US ईरान सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। 1967 अमेरिका ने ईरान को रिसर्च रिएक्टर दिया, तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। 1968 to 1978 अमेरिकन कंपनीज ने ईरान को न्यूक्लियर ट्रेनिंग दी। MIT में ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट पढ़े थे। अमेरिका का प्लान था शाह को न्यूक्लियर एनर्जी दो, ऑयल बेचो अमेरिका को। लेकिन 1979 में रिवोल्यूशन आई। अब वही न्यूक्लियर नॉलेज, वही टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने दी थी, अमेरिका के दुश्मन के हाथ में थी। जो बीज अमेरिका ने बोए थे, वही पेड़ अमेरिका को डरा रहा है। 2015 में न्यूक्लियर डील, JCPOA। डिकेड्स की टेंशन के बाद 2015 में एक डील हुई, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, इन सब में इसमें साइन किया था। डील क्या था? ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स अलाउ करेंगे, इन रिटर्न सैंक्शन हटाए जाएंगे। ये एक ब्रेक थ्रू था। डिकेड्स के बाद डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया अमेरिका डील से बाहर। अनलिटरली बिना किसी दूसरे देश के कंसेंट के वो जो डील 6 देशों ने मिलकर साइन की थी, अमेरिका ने अकेले तोड़ के चला गया है। ईरान का रिस्पॉन्स क्या था? अगर डील का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो लिमिट्स भी नहीं मानेंगे। ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। आज ईरान के पास 60% तक एनरिच हो चुका हुआ वेपन ग्रेड यूरेनियम है। वेपन ग्रेड के लिए मतलब 90% चाहिए। वो दिन दूर नहीं है। जनवरी 3, 2020 बगदाद एयरपोर्ट के पास एक US ड्रोन स्ट्राइक। जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के मोस्ट पावरफुल कमांडर, 22 साल से मिडल ईस्ट में ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क के आर्किटेक्चर, अमेरिका और इसराइल। ये कासिम सुलेमानी इनके 1 नंबर एनिमी थे। ट्रंप ने ऑर्डर दिया एलिमिनेट करो। सुलेमानी मारे गए। ईरान में क्या हुआ? लाखों लोग सड़कों पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रिवेंज मांग रहे थे। ईरान का रिस्पॉन्स बहुत दिनों के बाद। इराक में US मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया।
फर्स्ट टाइम ईरान ने डायरेक्टली यूएस फोर्सेस पे अटैक किया था। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। दोनों ने स्टेप बैक किया क्योंकि दोनों जानते थे डायरेक्ट वॉर में विनर कोई नहीं होगा। फिर क्या हुआ? 2024 से 25 तक डायरेक्ट अटैक चालू हुआ। अप्रैल 2024 पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इसराइल पे अटैक किया था। 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल ने 99% इंटरसेप्ट किए। अक्टूबर 2024 इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक किए मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे। 2025 सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है, नेगोशिएशंस और थ्रेड्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अब बात करते हैं अपनी इंडिया में ऑयल का सैंक्शन जो थे ड्रामेटिकली कम हुए, और इससे क्या हुआ? अगर स्टेट ऑफ हार्मूज में कुछ हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पे डायरेक्ट अफेक्ट होगा, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब हम वहाँ जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। सच नंबर 1, ये रिलीजन वॉर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा झूठ जो लोग फैलाते हैं कि यूएस वर्सेस ईरान, ये इस्लाम वर्सेस अमेरिका है, ये बिल्कुल झूठ है। ये ऐसा वॉर नहीं है, रिलीजन वॉर नहीं है। 1953 में ईरान था, ये तब भी इस्लामिक देश था, तब अमेरिका ईरान का दोस्त था। क्यों? क्योंकि तब शाह से ऑयल डील मिलती थी। 1979 के बाद नई गवर्नमेंट आई, नया ऑयल कंट्रोल, वो मतलब दूसरे देश को ऑयल कंट्रोल नहीं देना चाहते थे, इसलिए दुश्मन बन गया। रिलीजन एक व्यापार है, ऑयल और पावर रियल कंटेंट है उसका। सच नंबर 2, एनर्जी ही पूरी लड़ाई की जड़ है। ईरान के पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, 155 बिलियन बैरल्स। वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट। जब भी ईरान कंट्रोल करता है, जो भी ईरान कंट्रोल करता है, वो ग्लोबली एनर्जी मार्केट कंट्रोल करता है। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया ये बिल्कुल नहीं चाहता, इजराइल भी ये नहीं चाहता। सच नंबर 3, डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं? लोग पूछते हैं इतनी दुश्मनी है तो डायरेक्ट भिड़ जाओ एक दूसरे से, क्यों नहीं? देखिए, कैलकुलेशन से पता चलता है ईरान के पास सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है, इजराइल और यूएस बेसिस रेंज में है उसके। ईरान स्टेट ऑफ हार्मूज बंद कर सकता है, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। ईरान के प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, ह्यूथीज ये सब एक्टिव हो जाएंगे। रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, मतलब ज़ोरों शोरों से लड़ाई कुछ चालू हो जाएगी। डायरेक्ट वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क, इसलिए सैंक्शन, प्रॉक्सीज, साइबर अटैक्स ये सब करो, डायरेक्ट वॉर नहीं। सच नंबर 4, ईरान का असली गोल। ईरान का असली गोल क्या है? अमेरिका को हराना नहीं है, ईरान का गोल सर्वाइव करना है सैंक्शन के बावजूद। अपनी 1953 में एक आदमी ने अपने देश का तेल अपने लोगों के लिए मांगा, अमेरिका ने उसकी गवर्नमेंट गिरा दी। 1979 में एक कौम ने अपनी आज़ादी मांगी, अमेरिका उनका दुश्मन बन गया। आज 70 साल बाद वही नफरत चल रही है। लेकिन सोचो, एक एवरेज ईरानियन क्या चाहता है? वही जो एक एवरेज अमेरिकन चाहता है या एवरेज इंडियन चाहता है, अच्छी लाइफ, सेफ फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए बेटर वर्ल्ड। वो दोनों गवर्नमेंट्स की लड़ाई में नहीं पीसना चाहते हैं, बट पीस रहे हैं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये एनर्जी की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, कंट्रोल की लड़ाई है। और ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं है, क्योंकि जब तक तेल है तब तक ये पावर का गेम है, ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। हिस्ट्री समझे बिना फ्यूचर समझना इम्पॉसिबल। और देखिए, ये बात सिर्फ ईरान या किसी और देश की नहीं है, ये बात इंडिया की भी है। इंडिया जैसे कई देश जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जिनके पास कुछ तो ऐसा है जो किसी को खड़ रहा है, मतलब कोई नहीं चाहता कि हमारा इंडिया आगे बढ़े, तो हमें सीख लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।